लेके आना है। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजा जी कर दो, आजा जी कर दो। मैं चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भाई महेश आहूजा जी, बहन साजिया खान जी, बहन आशा मेहरा जी और हमारे भाई जयराम बंसल जी, रामविलास पाठ जी और सब हमारे शिव सैनिक भाई, सबको संबोधन करते हुए, देखो किसानों की समस्या भारी चल रही है। हमको जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश प्रमुख जी ने। हम गांव-गांव दोनों भाई हमारे जयराम सिंह बंसल काफ़ी प्रयास में जुटे हुए हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या इतनी आसानी से नहीं सुना। वहाँ करीब 70-80 दिन हो गए हैं बैठे हुए, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। सब कुछ करने के बाद भी बहुत किसान परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमारा तो ज़्यादा फर्सक है अगर किसानों के बारे में वहाँ जाएं, उसके बारे में सोचें, जो भी निर्णय लिया जाए वो निर्णय लें। जय करते हुए सभी सैनिक भाइयों को नमन करते हुए हमारे प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी, हमारे महेश आहूजा जी, प्रदेश प्रमुख, सभी को मैं नमन करता हूँ। भाइयों, हमें किसान सेना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अपनी जिम्मेदारी अभी हम दौरे ही कर रहे हैं। अभी मेरठ भी है, बागपत भी है और जेवर भी है। अभी हम 2-3 जगह ही गए हैं, वहाँ हमने तैयार कर दी है टीम अभी, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी। कौन सुनेगा? ऐसे साधन से अपना काम करो जो बात खुद महाराष्ट्र तक पहुंचे। मजा उस काम में आएगा करने में, यहाँ पे बोलने में मजा नहीं आएगा। हम उतर तो जाएंगे, पर किसके, कौन सी ऐसी चीज है हमारे हाथ में, कौन सा ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज एक लार्ज पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे 50 लोगों तक नहीं, आज मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो 400, 500, 600, 800 लोगों ने तक देखा। और ये चीज मैं कहना चाहता हूं, हमें अपनी सोच बदलनी है। हम दूसरों को क्यों इतना ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं करा, हम क्यों नहीं इतना मजबूत हो जाते कि भाजपा कहा, शिवसेना से डरो। ये फर्क है, हमारे एजुकेशन लेवल के ऊपर फर्क है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फर्क है। जब तक एक महिला शिक्षित नहीं होगी घर में, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। और मैं इस बात के ऊपर बहुत एक सक्षम हूं और ये बात को बार बार दोहराना चाहता हूं। हमेशा महिलाओं की इज्जत करो, सुरक्षा दो और उन्हें शिक्षा प्राप्त कराओ। मैं ये चीज कहता हूं। और आप देखिए, चाइना क्या, अमेरिका से भी हम आगे जा सकते हैं। इसी के साथ मैं शिव सैनिक आपके साथ, हरदम आपके साथ हूं। जय भवानी। बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज जी और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश प्रमुख श्री अनिल सिंह ठाकुर जी, रविंद्र शर्मा जी, बैतला जी, पाल साहब, जिला प्रमुख हमारे राणा जी और साजिया खान जी बैठी हैं, मेरा जी बैठी हैं। आप सब लोगों को जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी हम बोलते हैं, सामने वाला जय शिवाजी बोलता है। जय भवानी का मतलब यह है शक्ति स्वरूपा।
भवानी माँ हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए शिवसेना में पहले आप शक्तिशाली बनिए, ताकत जुटाइए, इसलिए जय भवानी माता का नाम लिया जाता है। जय शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, जिन्हों की कम संख्या बल होने के बावजूद भी उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे किए, हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे शिवाजी महाराज जी को हम मानते हैं और उन्हीं को स्मरण करते हैं। भाइयों, जैसा आप जानते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बड़ी आशाएं थी कि भाजपा सत्ता में आएगी तो शायद ये भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी ये दूर होगी, लेकिन ना तो केंद्र के द्वारा ना ही प्रदेश के द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त किया गया, ना ही बेरोजगारी दूर की गई। जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, जब से रिश्वतखोरी का इतना बोलबाला हो गया है कि जहां पर 1000 रुपये का काम होता था, अब 10 गुना ज्यादा 10,000 रुपये काम होता है। और कोई शिकायत करता है, विरोध करता है, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाती है। सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसको देश विरोधी कह दिया जाता है। तो ये देश विरोधी और देश प्रेमी दो इन्होंने कैटेगरी बना दी है देश के अंदर। इनके हिसाब से देश प्रेमी केवल भाजपा के लोग हैं, बाकी सब देश विरोधी हैं। जो भी बोलेगा इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, महंगाई के खिलाफ बोलेगा, बेरोजगारी के खिलाफ बोलेगा, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, कमियां हैं, उनके खिलाफ वाले बोलेगा, तो ये उसको सीधा देश विरोधी कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप देश विरोधी लोगों को बना रहे हैं। बार बार अगर आप किसी को देश विरोधी कहेंगे, चोर कहेंगे, डकैत कहेंगे, वो शरीफ आदमी है, या तो चुप लगा के घर में बैठ जाएगा या फिर आंदोलन करेगा, और आंदोलन करेगा तो आप उसे जेल में डाल देते हैं, बदनाम करते हैं। तो ये भाजपा की साजिश है कि विपक्ष को समाप्त कर दिया जाए। ये साजिश के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। ये साजिश उनकी कामयाब नहीं होने देनी। उनको बताना होगा कि भ्रष्टाचार भी देश विरोधी है, भ्रष्टाचार करना भी देश विरोध है। रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं, ये भी देश विरोध है। आप लोगों को की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, ये भी आप देश विरोधी हैं। आप देश विरोधी हैं। हम जो आवाज उठा रहे हैं अच्छे काम के लिए, हम देश विरोधी नहीं हैं। हम जनता के साथ हैं, जनहितैषी हैं। तो भाजपा का जो षड्यंत्र है कि विपक्ष में जहां भी सरकार बैठी हुई है उनको बदनाम किया जाए, उनको हटाने का षड्यंत्र किया जाए, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और उससे सावधान आप कैसे रह सकते हैं? उसका तरीका एक ही है कि जहां पर भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश में, जहां भी चोरी डकैती है, जहां भी हेराफेरी है, जहां भी शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, कोई भी गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। यहाँ 50-60 लोग, 100 लोग बैठे हुए हैं, शिव सैनिक तो 10 लोग भी अगर एक स्वर में आवाज उठाएं और किसी कार्यालय पे जाकर अपनी बात रखें, तो निश्चित रूप से सबसे पहले आपकी बात सुनी जाएगी।
कि शिवसेना को सड़क पे आना पड़ेगा। बिना सड़क पे आए हुए हम इस सरकार को नीचा नहीं दिखा सकते, इस सरकार को आईना हम नहीं दिखा सकते। इस सरकार को आईना दिखाने की आवश्यकता है। मेरठ में हमारे शिवसैनिक विरोध करते हैं, प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देना चाहते हैं, धामपुर में उनको बंदी बना दिया जाता है, उन पर लाठीचार्ज होता है। तो ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है भाजपा का? ये भाजपा का लोकतंत्र कैसा है? ये भाजपा का देश प्रेम कैसा है कि देश प्रेमियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन, इसी बात को कह के मैं समाप्त करता हूं, सबसे निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक बुरे कार्य का विरोध करें, धरना प्रदर्शन भी करें, घेराव भी करें और चुनाव में खड़े होकर इन लोगों को हराएं, तभी लोग शिवसेना को जान पाएंगे। जय भवानी, जय श्री। जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं इस विषय पर कि उस सरकार को करना चाहिए। विश्व की जनसंख्या जितनी है उसका 18% जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर है और विश्व में जितना भूभाग है, जमीन है, उसका 2.4%, 2.5% से कम, 2.4% से कम भूमि हिंदुस्तान के अंदर है। जनसंख्या 18% और जमीन 2.5% से कम, 2.4%। जनसंख्या 18% और पानी देश के अंदर केवल 4%। पूरे विश्व में जो एवरेज है, एक व्यक्ति के हिस्से में पेड़ आने का 425 पेड़ एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं और हमारे हिंदुस्तान में केवल 28 पेड़ आते हैं। तो ये जनसंख्या का जो संतुलन बिगड़ रहा है, इस पे भी हमें आवाज उठानी होगी। सरकार को टू चैट पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि सबको आप वोट के खातिर कुछ भी करना चाहते हैं और जो आपका एजेंडा था, चुनाव में जो आपने एजेंडा रखा था, वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी है। हमारे और चाइना की जनसंख्या लगभग बराबर है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 150 करोड़ से कम नहीं है। चाइना के पास हमारे हिंदुस्तान से 3 गुनी जगह है और जनसंख्या बराबर है। तो ये कहां से हमें शुद्ध जल मिलेगा, कहां से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलेगी, ये भी चिंता का विषय है। इसमें हम सरकार से आवाज हम उठानी चाहिए, उठा रहे हैं। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्लियर कहना चाहता हूँ कि मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग 10-10, 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश पे जनसंख्या के आधार पर कब्जा करना चाहिए। और ये केवल हिंदुस्तान में, जिस देश में भी है, विश्व में सब जगह इनकी एक ही नीति है। मैं ये जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम कानून बनाना चाहते हैं, वह सांस तो हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, बौद्ध मिलेगा। हवा सबको शुद्ध मिलनी चाहिए, जल सबको शुद्ध मिलना चाहिए। तो जनसंख्या का जो अनुपात बिगड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा घर है। आज यहाँ 50 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है, यहाँ 200 लोग बुला लेंगे तो कहाँ बैठेंगे? तो हमें इसमें भी मैं अपने प्रदेश प्रमुख से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें, क्योंकि तभी विकास हमारे देश का तभी हो पाएगा
जब हम इसमें ध्यान देंगे, हर साल पंचवर्षीय योजना बनती है, पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाती, 5 करोड़ की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो विकास कहाँ से नजर आएगा। तो मेरा यही निवेदन है हमारे प्रदेश मंत्री से, आप पूरे सब जगह घूमते हैं, इसको भी थोड़ा सा उठाइए। धन्यवाद। हमारे साथियों को हमारी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, समस्या, लेकिन समस्या तो है, इसका समाधान कौन ढूंढेगा, इसके लिए काम कौन करेगा? हम में कौन? हम। अगर हम आपस में हम बन गए तो समस्या छोटी है, हम बड़े। समस्या कितनी बड़ी है, अगर हम हो गए तो समस्या छोटी बनेगी, हम बड़े। इसका उदाहरण हमारे बीच में हमारी कॉलोनी के कुछ साथी बैठे हुए हैं, इसके बारे में उनसे चर्चा करके पूछ लिया जाए कि हम ताकत है या समस्या ताकतवर है। और ये हमारे सामने कई बार उत्पन्न भी हुई है। इतनी ऐसी घटनाएं मेरे सामने घटित हुई हैं, उनका व्याख्यात करने के लिए अगर 20 साल में घटी हैं तो व्याख्यात करने के लिए 2 साल चाहिए। जिस दिन से हम घर छोड़ के चले उस दिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे होना क्या है, लेकिन जो हम चलते रहे रास्ते पे सारा सब समाज उड़ता चला गया। आज हम आए और अभी हम कहते हैं कि हम थके नहीं, अभी हम कहते हैं हम ताकतवर हैं। बहुत सुंदर। हम अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, कल किस टाइम में फोन आया? 2 बजे, और इन्होंने कहा कि प्रोग्राम नोएडा में होना, हमारे संजय राउत जी ने प्रोग्राम देने को बोला। लेकिन 2 बजे का अगर इन्होंने का फोन आया, 4 बजे हमने सारी प्लानिंग करी। लेकिन हम कमजोर कहाँ हैं? समस्या हमारे सामने फिर बड़ी खड़ी हो गई। वो कैसे खड़ी हुई कि उनको चाहिए थे लोग और लोगों को चाहिए था संजय, लोगों को संजय राउत जी चाहिए थे। हमने इतने कोशिश करने के बाद कि कई बार उनके साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसी घटना घटी जो महाराष्ट्र वालों ने आने के समय देने के बाद नहीं आए हैं, तो उससे हमारे लोग पीड़ित। अगर हम लोगों को इकट्ठे करते हैं, अगर हम राष्ट्र लेवल नेता से बात होती है जाकर को आ रहे हैं, अगर नहीं है पहुंच पा रहे किसी कारण पर, आप मुझे समझा लोगे कि मैं शिव सैनिक हूँ और शिव सैनिक की एक ताकतवर ऐसी चीज़ है, वो अकेला ही काफी है अपने लिए। लेकिन जो हमारे साथ हमारे साथी लोग हैं, हम उन्हें कैसे समझाएं, उनको हम कैसे उनसे बोलें? मेरा कहने का मतलब यह है, आप आने के लिए तैयार हुए, हमारे लिए समय की जरूरत नहीं, हम तैयार ही हैं। और मेरी कॉलोनी के अंदर, मेरे नोएडा के अंदर, मैं हर शिव सैनिक भाई के बीच में अगर एक आवाज़ अगर हम कहते हैं तो कोई मेरा भाई पीछे हटने वाला हो, एक आदमी में से बता। अगर 5 बजे रात को अगर मैंने बोल दिया कि मुझे पंडित जी आपकी ज़रूरत है, पंडित जी 12 बजे रात को उठते थे। हमारे मान्य हो जाती, मेरे कॉलोनी में ऐसा एक पंगा हुआ था, एक बार मैंने याद किया, कम से 24 घंटे दिए, मेरी सारी समस्या का समाधान। कुछ हमारी कॉलोनी में ऐसी घटनाएं घटी थी जहां हमारे ठाकुर जी ने इतना मेरा योगदान किया, जिससे हमारी आज कॉलोनी रौनक में कई चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार शिवसेना ऐसी छोटी पार्टी है या क्षेत्र में नहीं है, मेरा काम नहीं होता। काम हम करा नहीं पाते, सबसे बड़ी कमजोरी मेरी, मैं अपना काम खुद करा नहीं पाते। दूसरे क्या कि हमारे बीच के कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि कवच केजरीवाल की पीना उसकी देना मुझे, पीना उसकी देना मुझे, मुझे तो वोट से मतलब है कि तुम किसी चाहे जैसे मुझे ले, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे साथियों, आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि ये बात अपने अंदर सोचो कि हमारे मोहल्ले में मेरी कितनी जो लोग, कभी अगर मेरे घर के बाहर में निकलो या पहुंचो तो लोग मेरी प्रशंसा करें, आप पैसे बनिए। ये नहीं कि हम अपने आप अपनी बड़ाई अगर बता रहे हैं तो ये हम कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर मेरे बारे में अगर पर्चे करना है तो मुझे पर्चे देने की जरूरत नहीं। हमारे बीच में 2-3 साथी बैठे हुए हैं, अब वो साथी आ रहे हैं, वो हमारा पर्चे खुद दे। जय भवानी, जय। सामने बैठे मेरे प्यारे साथी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी हमें अपने संगठन को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधान बने, जिला पंचायती चुनाव आ रहे हैं, इसमें अपने क्षेत्र में चुनाव लगाए लोगों को। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी ठप हो गई है, कानून व्यवस्था पर कोई बात नहीं हो रही है, महिलाओं की असमत दी जाती है, आए दिन हत्याएँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, ना पुलिस सुनवाई करती, ना सरकार सुनवाई करती,
हो ही नहीं रहा है देश में, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत हो, ताकि हम हर ज़िले में अपना धरना प्रदर्शन करें, किसानों के लिए आंदोलन करें, तभी हमारा शिवसेना जो पार्टी है वो मजबूत होगी। हाँ, आशा मेहरा जी से अनुरोध है कि वो भी अपने विचारों से अवगत कराएं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 2 शब्द बोलिए आप भी। सारे जन तो पहले यहाँ पर नमस्कार कर रही हूँ और सब शिवसेना को मेरा प्रणाम है। मैं पिछले 35 साल से शिवसेना में हूँ। महाराष्ट्र से लेके मेरा जो सफर शुरू हुआ है दिल्ली से अब मैं हूँ नोएडा, लेकिन मेरे ये जो फोन है ना, ये कभी आपको बंद नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कब किस समय ये फोन बजेगा और मुझे आवाज आएगा कि मेरा जरूरत है। जहाँ भी मेरा जरूरत है मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और एक बात ध्यान में रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप शिवसैनिक हो ऐसा मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इस समस्या का हल कर सकती हूँ, इसका जो भी प्रॉब्लम, जो किसी का भी जो भी समस्या होगा, कैसा भी समस्या होगा, हमें एक बार साम दाम दंड भेद पार करके उस समस्या का हल निकालना है और उस इंसान को उस समस्या जो भी है, जिसका भी समस्या है, उसको सावधानी से हमेशा उसका समाधान करना है। बस हमेशा ये बात ध्यान रखें, एक जो शिवसैनिक है